अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया गया है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है और उसके बाद भारत की तरफ से आज पाकिस्तान पे ड्रोन जो हैं वो भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ ये 25 के करीब ड्रोन्स हैं जिनको डिटेक्ट किया है, न्यूट्रलाइज़ किया है। और ये ड्रोन्स जो हैं इनका मलबा गिरने से जो हलाकतें हुई हैं उसमें एक शहरी शहीद हुआ है, 4 जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सारा जो बैकग्राउंड है जब से ये सारा सिलसिला एस्केलेशन स्टार्ट होती है वो भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा है। इसहाक़ डार ने इससे पहले ये भी बताया था कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनके और भारत के कौमी सलामती के मुशीर के दरमियान रब्ता हुआ है, गुज़श्ता रोज़ बातचीत हुई है और जो DGMOs की हॉटलाइन है वो भी बहाल है, वो भी काम कर रही है। प्रोपेगेंडा एक जानिब चल रहा है, इंडियन मीडिया भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने यह भी बताया कि किस तरह जो इंडियन पंजाब के लोग हैं और सिख हैं उनके ख़िलाफ़ ख़ुद ही भारत कार्रवाई करके उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे धर रहा है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत जो है वो फैलाई जा सके। बहरहाल अब ये मामला किस तरफ जाएगा, ये हालात मज़ीद तूल पकड़ेंगे, जंग की तरफ हालात जा रहे हैं या जिस तरह रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं मार्को रूबियो उनसे भी रब्ता हुआ है, सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है, तो अब कोई इसका सफारती सियासी हल निकल आएगा। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मोतबर नाम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आप अगर कमेंट करना चाहें तो ये काइंडली बता दें कि अभी जो प्रेशर आया है उसके बाद क्या पाकिस्तान अभी भी जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा है, लेकिन इंडिया जो इश्तियाल दे रहा है पाकिस्तान कब तक इसको इसी तरह सहेगा? अब ऐसा कल हमने अच्छा खासा तहम्मुल का बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा, सब ने कहा कि जी हम 10 तैयारों को हमारी रेंज में थे, निशाना बना सकते थे, टारगेट थे, लेकिन हमने 5 को निशाना बनाया और ये हमारे तहम्मुल की दाद देनी चाहिए थी इंडिया को और दुनिया को। लेकिन उसका जवाब क्या दिया गया? जब हमने आज रात कार्रवाई नहीं की तो आज उन्होंने 25 से 30 ड्रोन भेज दिए और मुख्तलिफ़ इंस्टॉलेशन को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई है। तो इसका मतलब है कि भारत 2 काम कर रहा है, एक तो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ रहा है और दूसरा ये है कि वो हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम हर सूरत में जंग की तरफ जाएं। वो हमारी तहम्मुल को, बर्दाश्त को, ज़िम्मेदाराना रवैये को कतई तौर पर ये नहीं समझ रहा कि हम आलमी कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, हम मुल्क इस ख़ित्ते में नई जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, एटमी जंग के ख़तरात को दावत नहीं देना चाहते। तो मेरा ख़्याल है अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि वो जवाब दे एक दफ़ा और ऐसा भरपूर जवाब दे कि उसके बाद फिर मार्को रूबियो उसमें पढ़ते हैं या ट्रम्प साहब पढ़ते हैं, सऊदी अरब पढ़ता है और ईरान पढ़ता है, तो उसके बाद ही मेरा ख़्याल है अमन और सुलह सफ़ाई की बात होगी। इससे पहले मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा ख़्याल है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि खुर्शीद साहब इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है। हमें बताया जा रहा है कि आज 31 के करीब ड्रोन 25 मकामात पर 24 मकामात पर भेजे गए, वो हमने उनको ज़ाय कर दिया और भी शरारतें जो हैं कंट्रोल लाइन पर भी जारी हैं। तो भारत चाहता क्या है? ये हमें प्रोवोक कर रहा है या जो उसके 5 तैयारे हमने मार गिराए हैं उसकी खिफ़त मिटा रहा है? इसमें वो तो डेफिनेटली खिफ़त तो है और खिफ़त इससे बढ़ के क्या कि आज ले मोंद में मजमून छप गया, खबर छप गई कि ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि रफ़ाल तैयारा जंगी माहौल में गिराया गया है और उन्होंने कहा कि ये इनकी नालायकी थी जो इंडियन एयरफोर्स है ये वो कह रहे हैं या कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि या उनकी महारत सही नहीं थी, कुछ ऐसी बात उसमें की गई है। तो उसके अलावा इतना शोर मचाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पिछली दफ़ा 2019 में, काश हमारे पास होते रफ़ाल तो हम
पता नहीं क्या कर देते, क्योंकि उनका जहाज भी गिरा दिया गया था, पायलट भी पकड़ लिया गया था, 2 जहाज गिराए गए थे, 4 बंदे उन्होंने या 5 खुद ही मार दिए थे, जिसको कंफ्यूजन में अपना हेलीकॉप्टर गिरा लिया था। तो उसका उन्होंने कहा था काश हमारे पास राफेल होते। राफेल आए भी और होगा एक बहुत ज़बरदस्त जहाज़ होगा, आफ्टर ऑल रेपुटेशन है, लेकिन पाकिस्तान का उनको 3 को गिरा लेना जो है वो भी कमाल से कम नहीं। और जिसके ऊपर कल हिंदुस्तान का मीडिया, आजकल मैं रोज़ शाम को पाकिस्तान मीडिया BBC के अलावा CNN के आधा घंटा ज़रूर देखता हूँ और मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ घुमाता हूँ, तो मैं तो हैरान हूँ जिस किस्म का वहाँ हिस्टीरिया उन्होंने पैदा किया हुआ है और झूठ किस तरह बोला जा रहा है। अब आपने पूछा क्या, एक तो खिफ़त का मामला डेफिनेटली है, क्योंकि बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे जहाज़ों के ऊपर। एक बल्कि हिंदू ने स्टोरी दी जिसमें उसने 3 जहाज़ों का कहा गिर गए, वो भी उड़ा दी गई, उसको नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो टॉप के द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स हैं वो उनमें से क्या शायद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्रेडिबल अखबार है इंडिया का, वो खबर उड़ा दी गई। अच्छा, अब आज के जो है इसको समझने की जरूरत है ताकि आपके जो सुनने वाले हैं उनको इसका कुछ बैकग्राउंड का भी अंदाजा हो। ये जो उन्होंने ड्रोन भेजे हैं, एक तो इस बात पे वो खाइफ हैं कि पाकिस्तान रिपीटेडली कह रहा है कि हमने जो हिंदुस्तान ने किया है उसका जवाब देंगे, और रिपीटेडली कहा जा रहा है कि हम जवाब देंगे। अब वो इस पे घबराए हुए हैं और इसलिए उन्होंने ये जो भेजे हैं ड्रोन्स, ये इजरायली ओरिजिन के हैं और ये दोनों काम कर सकते हैं। ये वो हैं सर्वेलेंस ड्रोन्स भी और इनको किलर ड्रोन्स भी कहा जा सकता है। बवक्त ज़रूरत ये फायर भी कर सकते हैं, एक छोटे निशाने पे को बंदा खड़ा हो कुछ उसको कत्ल भी कर सकते हैं। तो पॉइंट उसमें यह है कि ये जो इन्होंने भेजा है इनको बड़ी महारत के साथ गिराने की जरूरत थी। अगर हम लॉन्ग रेंज, कोई मैं डिटेल्स में नहीं जाता, इनको किसी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल किस तरीके से गिराते तो इंडिया का काम जो है वो इंडिया के मकासद पूरे होते हैं, क्योंकि इनको गिराने का भी खास तरीका है। अगर आप इनको दूर से गिराएं और अपनी मिसाइल सिस्टम यूज करें तो जो मेन पर्पस था इंडिया का वो ये था कि हमारी ग्राउंड फॉर्मेशंस, एयर फॉर्मेशंस ग्राउंड पे रेडार वगैरह ये डिस्कवर हो जाए। उनको ऐसे मारा गया टेक्निकली कि वो ये नहीं कर सके। वो एक तो टेक्निकली मारा गया और उसको किल ऐसा किया गया है कि वो वहीं हो गया और इंडिया पीछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेज सका। दूसरा इसका एक और भी मकसद हो सकता है, वो यह है कि यहाँ के लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए कि भाई देखें हिंदुस्तान बाज नहीं आया, दूसरे दिन उसने फिर कर दिया, ताकि आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े कि वो फौरन कोई वो जवाबी कार्रवाई करें। ये इससे कोई बड़ी गलती नहीं हो सकती, सही है। वो ट्रैप में गिरने की जरूरत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें जो वो एंटिसिपेट करे। मकसद होता है टाइम देने का। एक तो नर्व्स आप टेस्ट करते हैं अपने दुश्मन की, उसकी नर्व्स टेस्ट आप करते हैं और उसको कंफ्यूजन में रखते हैं। सही, बिल्कुल प्लान क्या है, तो लेट इट रिमेन विद द आर्म्ड फोर्सेस। उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी है, वो सोच समझ के ही करेंगे। अच्छा। उनके प्रोफेशनलिज्म पे तो जो बदतरीन दुश्मन है वो भी नहीं क्वेश्चन करते आर्म्ड फोर्सेस की। हमारी जो एयर डोमिनेंस है 1965 वॉर की तरह, पहले ही दिन नहीं, पहले घंटे में जब हिंदुस्तान ने किया ना 1.5 और 2 रात के दरमियान, पहले घंटे में एयर डोमिनेंस कायम हो गई एयरफोर्स की, क्योंकि उन्होंने बगैर उनकी स्पेस में जाए उनके जहाज गिरा दिए। अब सारी दुनिया दंग रह गई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं जो चाइनीज ओरिजिन की हैं
वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है और हमारे पायलट्स की इतनी महारत है कि उनको जाना नहीं पड़ा, उन्होंने इंडियन स्पेस बेस में उनको गिरा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने तो भेजे थे इसलिए पहले दिन कि वो जाके हम पे हमला करें, तो उनका रेडार जैम हो गया। अब जो वो आए थे तो दूर से उनको खत्म कर दिया गया। तो ये जो मकसद है उनका, दूसरा मकसद था कि पाकिस्तान में कंफ्यूजन भी पैदा किया जाए। अगर उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन कोई साथ कंफ्यूजन पैदा किया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, ताकि ऐसे वक्त पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जब भारत चाहता है हम लें। हम तो सब गवर्नमेंट, हमने फौज पे छोड़ दिया, फौज खुद फैसला करेगी, इसे कोई ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैंने तो, क्योंकि आपका टाइम इसी वक्त था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो साहब वही हम पूछना चाह रहे हैं, DGISPR ने ये कहा है कि अमृतसर में जो कार्रवाई की है वो भारत ने खुद की है और बुनियादी तौर पर उस कार्रवाई का एक मकसद है, उधमपुर से श्रीनगर तक भी ऐसी कार्रवाई की कि अपनी आबादी पर खुद मिसाइल दाग दिए हैं। सिखों से इस वक्त जो मोदी सरकार है उसको क्या मसला है? इंडियन पंजाब का जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो मोदी की बातों से एग्री क्यों नहीं कर रही? वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? सिखों को जो है, मैंने नहीं सुनी जो आपने कहा कि उनकी चीफ DGISPR ने ये कहा है, मुझे तो बहुत वजन नजर आ रहा है, ताकि सिख ये समझें ऐसे वक्त में जब उनकी इंटरनेशनल लीडरशिप कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और खुल्लम खुल्ला कह रही है, छुप के नहीं कह रही, तो उन पे ये इंप्रेशन देना कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, मुझे तो DGISPR की बात काबिल फहम और क्रेडिबल नजर आ रही है इस बुनियाद पर। अच्छा, ये फरमाया कसूर साहब, कश्मीर में भी मुसलमानों की आबादी है, उनको ये इंप्रेशन देना कि देखो पाकिस्तान तुमको मारना चाहता है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल बात समझ आ रही है। बिल्कुल। अच्छा कसूर साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल आज ख़ास तौर पर पैदा हो गई है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी जो खुद मुख्तारी है, हमारी जो एयर स्पेस है, वो सारी कुछ को वायलेट किया गया है, तो क्या इस वक्त ये अंदेशा या एक इम्कान मौजूद है कि अमेरिका या कोई दोस्त मुल्क हमारा जो है वो हमें मजबूर करे कि हम जवाबी कार्रवाई ना करें अमन के लिए? ऐसा हमें दबाव हम पर आ सकता है? देखिए कैसे आएगा, जब तो पाकिस्तान तो सिर्फ जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर में है उसके राइट टू डिफेंड, वो तो हम तो वो कर रहे हैं ना कि उन्होंने किया। हमने कहा कि भाई आप इंटरनेशनली न्यूट्रल किसी बॉडी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, उन्होंने नहीं माना क्योंकि उनको पता था कि वो जब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक और मुसीबत पड़ जाएगी कि पाकिस्तान ने तो दिखा दी है, DGISPR ने दिखाई थी, जो बलूचिस्तान में कार्रवाई इनके हम कह रहे थे, उसने तो कहा बंदे ने जो इंडियन मेजर था कि लाहौर से बलूचिस्तान हम एक्टिव हैं, तो वो दिखाएगा फिर किस तरह उनकी देखे गए उनके आइडेंटिटी कार्ड, फिर उनके माथों में गोली मारी गई देख के कि वो कौन लोग हैं। तो ये तो इंडिया को ये मुसीबत है कि उसमें पाकिस्तान ये भी कहेगा, फिर दोबारा या दुनिया को याद कराएगा कि कुलभूषण यादव जो है वो किस लिए जेल में बैठा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने ये तो नहीं कहा उसको कि वो मासूम है, उन्होंने तो उस केस का, मैं टेक्निकली आपको इस वक्त वो वकील ही को जवाब देगा, उसको रखा हुआ है कि शायद उसकी डेथ सेंटेंस की कोई यहाँ थी तो उसके ऊपर को बहस हो रही थी, लेकिन उसकी जो कल्पेबिलिटी है, उसका जुर्म है, उसको तो उन्होंने नहीं कहा कि उसने जुर्म नहीं किया। तो अब इसमें सवाल ही आ रहा है कि हिंदुस्तान को यह भी डर था, इसलिए उसने वो उसको माना नहीं। आप ये पूछ रहे हैं कि दुनिया इन्वेस्टिगेट करेगी, पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हम न्यूक्लियर पावर है, वो तो हमें हर सूरत में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं तो ये लफ्ज भी इस्तेमाल कम करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि ये हथियार की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए। तो हिंदुस्तान जो है वो ये कोशिश कर रहा है, उनकी एक असम्पशन है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा, इसलिए हम उन पे प्रेशर डाल सकते हैं।
अभी उनको ही पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। उनकी एफर्ट ये है कि जो उन्होंने इतना इश्तियाल दिलाया अपने आवाम को, जिसको हम अपने ज़बान में, डिप्लोमेटिक ज़बान में कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस, कि जब ये चीज़ रुके, थैंक खुदा करे, शॉर्ट ऑफ वॉर, तो वो भारी नजर आए। उनका मकसद ये है, पाकिस्तान को भारी नजर आने के लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो बराबरी के लिए कर रहा है। तुमने किया, हम जवाब देंगे। सही। अब ये जवाब, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है और लीडर्स से, पाकिस्तान ने सिर्फ यही कहा होगा कि देखिए हम तो बात को तैयार हैं। पहले उन्होंने हमला किया, फिर दोबारा ड्रोन से हमला कर दिया, तो हम कैसे अपनी पब्लिक ओपिनियन को जवाब दें? तो उन्होंने पाकिस्तान का केस मजबूत कर दिया है, डिप्लोमेटिकली अपने को आइसोलेशन में लेके गए हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कई लोग हैरान होते हैं कि क्यों भारत को उस किस्म की सपोर्ट अब के नहीं मिली, भारत को उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था। उसकी कई वजूहात है। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, टू क्लेवर बाय हाफ, टू क्लेवर बाय हाफ। मकसद ये है कि कोई जरूरत से ज्यादा चालाकी उन्होंने दिखाई है। अमेरिका को कहा कि हम चीन के दुश्मन हैं और हम चीन की दुश्मनी में तुम्हारे साथ शामिल हैं, तुम हमें हथियार दो, टेक्नोलॉजी दो, और उसका मेंबर भी बन गए, वो जो क्वाड है जी। इसी तरह से रूस को कहा हम तुम्हारे साथी हैं। और जो यूक्रेन की जंग है जी। जो यूरोप के लिए जिंदगी मौत का मसला है जी। और अमेरिका जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके लिए भी जिंदगी मौत का मसला था। तेल उनसे सस्ता लेते रहे और यूरोप को महंगा बेचते रहे। यही वजह है यूरोपियन यूनियन की जो उनकी प्रिंसिपल स्पोक्समैन है फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन अफेयर्स में, समझे उनको हाई रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, तो ये समझें कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर, वो बड़ा सख्त किस्म का उसका बयान आया है जिसपे जो ये है जयशंकर साहब बहुत गुस्से में आए हैं और उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा, यूरोप शुड नो दैट यूरोप थिंक्स दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। यानी कि यूरोप को समझ जाना चाहिए कि वो जमाना गया कि यूरोप समझे कि उसके जो मसाइल है सारी दुनिया के मसाइल हैं और दुनिया के मसाइल उसके नहीं, यानी दुनिया के मतलब भारत के मसाइल उसके नहीं है। तो वो तो बड़े गुस्से में थे कि यूरोपियन यूनियन ने जो स्टैंड लिया है। इससे मैं ये समझ रहा हूँ, एक तो उन्होंने देखा कि ये हर एक कोई खुश, और पुतिन साहब ये समझ गए कि ये हमसे सिर्फ इसलिए पींगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के भी करीब आ रहे हैं निस्बतन, कि ये तो चीन की अमेरिका की गोद में जाना चाहते हैं, हमसे हथियार लेना चाहते हैं क्योंकि ज्यादातर हथियार हमारे ओरिजिन के हैं। तो उनकी जो ये चालाकी है, फुर्ती है, जो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज है, टू क्लेवर बाय हाफ, इस वजह से वो फुल थ्रोटेड सपोर्ट उन्हें कहीं से मिल ही नहीं रही। अच्छा खुर्शीद साहब, ये फरमाएं कि ये बेहतरीन पॉइंट है कि इस वक्त उनको कहीं से फुल सपोर्ट नहीं मिली और ये जो पहलगाम का वाक़या है इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, बल्कि बाज़ अमेरिकन तो ये कहते हैं कि जी ये तो रूटीन की एक चीज़ है, जो हमारे यहाँ जिस तरह कोई पागल उठता है, जुनूनी उठता है और वो जाके फैलता है, गन वायलेंस है, ये दहशतगर्दी नहीं है। क्या ये मौका मुनासिब है कि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराए, आलमी बिरादरी को बावर कराए कि देखें ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं मसला कश्मीर की वजह से, जो भी कोशिशें होती हैं ताल्लुकात बेहतर करने की, वो सारी की सारी कोई एक वाक़या होता है और वो सारी की सारी पीछे चली जाती हैं। तो क्या हम मसला कश्मीर को इस मौके पर उजागर कर सकते हैं? ये बेहतरीन मौका कुदरत ने हमें दिया है। पहला तो पाकिस्तान ने किया है जो वो क्लोज सेशन था। नंबर 2, कोई करे ना करे मसला ही कश्मीर ही है। ये जो भी एपिसोड है ये कश्मीर का ही है ना जो हुआ है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो उनको ये भी कहेगा कि जनाब हमारे पास तो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 3 साल मेहनत करके इंडियन मिलिट्री, मैं अपने बाप को फैक्ट से बोल रहा हूं जिसके मैंने अपनी किताब में लिखा है, इसी वजह से मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब दोनों ने मेरी बुक लॉन्चेस दिल्ली और इस्लामाबाद में अटेंड की थी क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मूला दिया था। हम तो ये कहेंगे कि जनाब 3 साल इंडियन मिलिट्री
इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसमें डीप स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मिल के एक फॉर्मूला बनाया है जिसको कहा जाता है 4 पॉइंट्स, क्योंकि उसको मुशर्रफ साहब ने और मनमोहन सिंह साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था। असल में वो 12 पॉइंट्स है। मकसद उसमें ये था 12 पॉइंट्स का कि कश्मीर के हुकूक, पाकिस्तान और भारत की जो रियासतें हैं, इनके बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात सबको मद्देनजर रख के एक फार्मूला बनाया गया है। तो पाकिस्तान तो उनको कहेगा कि भाई हम तो वो कह रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत है, और तो और हम कहेंगे कि मोदी ने खुद इसको एक्सेप्ट किया 2019 तक। तो आप कहेंगे कैसे? तो जो किताब लिखी है इन्होंने, लंबा साहब ने, जो बैक चैनल नेगोशिएटर थे, उन्होंने मुझे खुद बताया, उनकी किताब है कि मोदी ने उनको बुलाया और उनको कहा कि नवाज शरीफ को जाके आप मिलें और 4 पॉइंट्स में बात करें। उनकी किताब छप चुकी है। तो मोदी साहब खुद एक वक्त तक ये समझते थे। और मैं आपको बता रहा हूं, पिछले महीने मैंने ट्रैक 2 की मीटिंग्स अटेंड की हैं, जिसमें मैं नहीं बता सकता कहां और किसने ऑर्गेनाइज कराई हैं, क्योंकि उसके रूल्स के खिलाफ है। उसमें क्या होता है ट्रैक 2 में? साबिक जर्नैल इंडिया के, साबिक वजीर, साबिक सफारतकार, पाकिस्तान के साबिक वजीर, साबिक जर्नैल और सफारतकार मिलते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि जब ऑफिशियल लेवल पर डायलॉग ना हो तो हम एक दूसरे को सेंस करते हैं, और उसका मफरूजा ये है कि दोनों जाके शेयर करेंगे अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के साथ कि जी ये दूसरी साइड सोच रही है, और अभी वो तो अब भी यही सोच रहे हैं। तो मेरा कहना उसमें ये है कि हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि जी मसला कश्मीर ही बुनियादी चीज है और उसका हल भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं। जी कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो 6 और 7 मई की शब है, उस शब दुनिया की फ़ज़ाई तारीख़ की तवील तरीन लड़ाई हुई। हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इरशाद साहब, नायब वज़ीर आज़म साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने तो सारा कुछ बताया कि अप्रोचेज़ क्या हैं भारत की और ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन जो पर्टिनेंट बात की गई है DGI-SPR की तरफ से कि भारत अब इस नहज पे पहुँच चुका है कि वो उधमपुर, श्रीनगर, अमृतसर, इन तमाम जगहों पे अपने ही लोगों पे, सिखों पे यानी फ़ायर करके, और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान को धर रहा है। ये हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह, उन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी अमृतसर क्रॉस करके या पंजाब क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकती। क्यों ये प्रॉब्लम जो है वो अब भारत फेस कर रहा है और ये हरकतें क्यों कर रहा है? इस पर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आसिम सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैं आसिम साहब की तरफ आता हूं। देखिए, ये भारत का पुराना तरीका है। पहलगाम हमने किया है, वो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। पुलवामा हमने किया था, इल्ज़ाम, उसका तरीका वारदात है ये, और वो अपने शहरियों को ही हमेशा निशाना बनाता है भारत, और उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब अगर उसने किया है तो बोलो, अच्छा जो सिख कम्युनिटी है वो भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि इसकी बात को वो करेंगे, जब उनको पता है कि उनके लीडर्स को कनाडा में मारा जा रहा है, कतर में साजिशें हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं, तो ज़ाहिर बात है वो बात तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन मेरा ख्याल है हम एयर मार्शल साहब से पूछते हैं कि एयर मार्शल साहब ये फरमाएँ कि ये ड्रोन आए, इंडियन आज मुख्तलिफ अहदाफ तक आए, हमने उनको मार गिराया, क्या हमारी ये हिकमत अमली थी कि उनको इब्तिदा में न रोका जाए और हदफ के करीब पहुंचने पर उनको नीचे आने पर मार गिराया जाए? तो ये क्या टेक्निकली क्या चीज़ें हैं? देखिए जी, ये जो जब आपकी इंक्लूजन होती है एयर स्पेस की, तो बेसिक चीज़ तो ये है कि वो उन्होंने आपकी सॉवरेनिटी को तोड़ा है, और ये एक चीज़ ठीक नहीं है। यू डू नॉट अलाउ एनीबडी कि वो आए आपके मुल्क के अंदर, आपकी एयर स्पेस के अंदर, और आके वो दंदनाते फिरें। ऐसे नहीं हो सकता। उसका मतलब है कि ये एक किस्म का थ्रेटनिंग पोस्चर है, और ये वॉर लाइक पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि जी एयर डिफेंस का रूल ये होता है कि आपकी शरत
पार करते ही यूं ही वो आपको एंटर करता है आपकी एयर स्पेस के अंदर, तो उसको गिरा दिया जाना चाहिए। तो ऐसी कोई भी जो है जो टैक्टिकल पॉलिसी या कोई प्रोसीजर या रूल ऑफ एंगेजमेंट ऐसा नहीं होता कि वो दुश्मन को आपके टेरिटरी में आने दे और फिर वो आपको ये इजाज़त दे दे कि आप अपना हदफ पूरा कर लें। क्योंकि आजकल तो जी सर्वेलेंस के बड़े एडवांस मेथड्स हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग के बड़े सेंसर्स होते हैं। जब आप एंटर करते हैं एक टेरिटरी के अंदर तो उसका मतलब है कि आप उसकी सारी रिकॉग्निशंस कर रहे हैं, आप उसके जो है सेंसर्स की जो एमिशन हैं जो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर ये डाटा लिंक वगैरह की वजह से ये जो आपके यूएवीज होते हैं ये पीछे अपने जो ग्राउंड स्टेशन हैं उसके अंदर जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भेज देते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। अगर किसी घर में कुछ चोरी वोरी होती है और वो वहाँ पे वारदात डाल के चले जाते हैं। सही है। अच्छा, ये जो आसम साहब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, CNN ने रिपोर्ट किया कि जो 6 और 7 मई की शब लड़ाई हुई पाक फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया के बीच, वो दुनिया की तारीख़ की तवील तरीन लड़ाइयों में शुमार होती है। आप क्या समझते हैं कि 125 तैयारे 1 घंटे तक फ़ज़ा में लड़ते रहे और किसी ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी क्रॉस नहीं की, और फिर रिपोर्टेडली फिर कंफर्मेशन भी हुई उसकी कि राफ़ेल भी मार गिराया, और राफ़ेल वाले कहते हैं कि ये भारत की जो है नातजुर्बाकारी थी जिसकी वजह से मारा गया। तो ओवरऑल आप इसको कैसा देखते हैं और पाक फ़ज़ाइया की परफॉर्मेंस को कैसे ग्रेड करते हैं? देखिए जी, पहली तो चीज़ यह है समझते हैं कि पाक फ़ज़ाइया जो है वो इस वक्त एक बहुत मॉडर्न और नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स है। जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो बहुत बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है। इस हमारी कैपेबिलिटी की वजह से ही हमें नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का खिताब भी मिला हुआ है कि हम लोग भी उन एयरफोर्सेज में हैं जो नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्सेज हैं और इनकी कैपेबिलिटी बहुत आला है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप आजकल की जो एयर कॉम्बैट होती है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आप दुश्मन को अपने रडार में देखें और उसके ऊपर अपना मिसाइल छोड़ें, और जब आप उस पर मिसाइल छोड़ते हैं तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वाला जहाज दूसरे जहाज को मार गिराता है, क्योंकि वो उसके पास अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस रेंज का मिसाइल आपको मार। तो हम आउट रेंज करते हैं अपने एडवर्सरी को। तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो हमारे पास फाइटर्स हैं उसमें F-17 और J-10 ये 2 ऐसे जहाज हैं जिनके ऊपर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं। और ये PL-15 मिसाइल जो हैं इनकी रेंज मीटियोर जो कि राफेल पे लगा हुआ है इससे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद अगर आप इसका जो है थोड़ा एनालिसिस करें तो वो इस तरह है कि जी हमारे पास जो J-10 है उसकी कैपेबिलिटी राफेल से बेहतर है, जो आपका F-17 है उसकी कैपेबिलिटी राफेल से बेहतर है। फिर उसके बाद हमारा F-16 है, हमारे F-16 की कैपेबिलिटी राफेल के अलावा बाकी सारे जहाज़ों से भी। तो हमारे उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास F-17 और J-10 के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो राफेल को गिरा सके, और आपके F-16 में ये कैपेबिलिटी है कि राफेल के अलावा वो बाकी सारे जहाज़ों को गिरा सकता है। वो शूट कैपेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो लड़ाई हुई उसके 5 तैयारे मार गिराए हमने, अब वो बजाय इसके कि खामोश होता रुकता उसने ड्रोन भेज कर और कंट्रोल लाइन पर झड़पें करके क्या लड़ाई को वो बढ़ाना चाहता है, हमें इश्तियाल दिला रहा है, या वो अपनी खिफत मिटा रहा है जो उसको 6 और 7 के दरमियान उठानी पड़ी? जी, पहले तो मुझे आप अपने पहले सवाल का जवाब अपना मुकम्मल करने दें। मैं पहले वो मुकम्मल करूँगा फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जी, पहली अभी तो मैंने आपको सिर्फ उसका प्रीएम्बल दिया या उसका मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको कि जी आपने जब BVR आपके पास होता है तो BVR की क्या कैपेबिलिटीज हैं हमारा वर्सेस दी इंडियंस। फिर उसके बाद जब हमारी
जब आपके पास ये एयर कॉम्बैट की कैपेबिलिटी होती है कि आप फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी से BVR से अपना दुश्मन गिराने में कामयाब हो सकते हैं और आपके ऊपर एसेंडेंसी है आपके पास अपने दुश्मन के ऊपर, तो फिर आप BVR की वो जो है जंग लड़ते हैं। ये जो अभी आपने बात की ये मेरा ख्याल है और आई एम 99% श्योर कि दुनिया में कभी भी एक ही एयर स्पेस के अंदर 120 से ज्यादा जहाज जो है ना वो एक दूसरे से नहीं बढ़े होंगे। और BVR पहली कैपेबिलिटी बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूसरा क्योंकि आपके पास लॉन्ग रेंज BVR है तो आप अपनी टेरिटरी में ही रहते हुए लड़ रहे हैं दूसरों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ा फीट है और इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा अपने पायलट्स को कि वो इतनी खतरनाक और इतनी कंजेस्टेड एयर एनवायरनमेंट और वो भी BVR इक्विप्ड एयरक्राफ्ट के साथ वहां से निकलने में कामयाब हुए बगैर किसी नुकसान के, और दुश्मन को उन्होंने 5 जहाजों का नुकसान पहुंचाया। तो ये बेसिकली पहले सवाल का तो आपका ये जवाब है। अब आप ये बताएंगे आपका दूसरा सवाल क्या था? कि ये जो दोबारा उसने आज ड्रोन भेजे हैं और खिलाफवर्जी कर रहा है कंट्रोल लाइन की, ये इश्तियाल हमें दिला के जंग में धकेलना चाहता है या कोई और मकसद है इसका? देखिए जी, जो पहली चीज है ना वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो शिकस्त खा चुकी है। आप आज ये जो हमने उसको चारों शाने चित करके इंडियन एयरफोर्स को हटा दिया है और आज PAF की विक्ट्री है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, और इसका क्रेडिट हमारे चीफ, हमारे सारे ऑफिसर्स और सारे पायलट्स को जाता है जी। ठीक, उन्होंने एयरफोर्स ये तैयारी की और ये एक बड़ा खुश उस्लूबी से मिशन किया। अब जब आपने दुश्मन की एयरफोर्स को जीरो कर दिया जी, दुरुस्त वो तो उनसे बर्दाश्त नहीं ना होगा। देखिए मोदी साहब तो नारे पढ़ के मारते हैं कि मेरे पास रफेल होता तो मैं करता, मैं वो करता। कभी भी जिस तरह ने कहा है ये आप जो है ना कभी भी शोखी नहीं मारते, आपको अपने औकात में रहना चाहिए और उसकी वजह से जो बिल्कुल ठीक है, बहुत दुरुस्त बात आपने की, बिल्कुल ऐसा ही है। आसिम सुलेमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद। के बाद वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। तारड़ साहब ये बताइए कि आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनके दरमियान राब्ता हुआ है, क्या कोई मज़ीद पेशरफ्त भी हुई है? देखिए फ़िलहाल तो पेशरफ्त नज़र नहीं आती क्योंकि भारत ने जो उनको मुँह की खानी पड़ी और ये 5 राफेल जेट समेत उनका जो गरूर खाक में मिला है और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, तब उनके पायलट्स और एयरफोर्स तो बैकफुट के ऊपर है, वो डर गए हैं और वो अब अनमैन्ड ड्रोन भेज रहे हैं। आज भी 25 ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। अभी 2 ड्रोन जो सखर और रहीम यार खान के ऊपर से गुजर रहे थे वो भी दोनों गिरा दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब भी दे रहा है और देता भी रहेगा। और आगे क्या होता है, कब होता है, एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है, इसके मुताबिक करेंगे, मगर उजलत में कोई काम नहीं करेंगे। बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है वो आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ऑथराइज कर दिया है आर्म फोर्सेस को कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें। नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हदफ, वक्त और तरीक़ेकार का तयन हम खुद करेंगे और ज़ाहिर जल्दबाजी में तो ये काम होने वाला नहीं है। ये जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं हमारी सरज़मीन में आए हैं, ये बताया जा रहा है, DGSPR ने कहा कि ये इसराइली साख्ता हैं। तो क्या इसराइल से ये ख़रीदे गए हैं या इसराइल इस जंग का हिस्सा बन रहा है? हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्या अगर ये इसराइल इस तरह से भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि माजी में 2-3 ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो क्या हमने कोई वार्निंग इसराइल को भी दी है? देखिए ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है मुख्तलिफ ममालिक से डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं और जैसे हमारे पास JF-17 थंडर है, हमने चाइनीज इश्तराक से बनाया है जी। उनके पास राफेल जेट्स हैं, वो फ्रेंच हैं।
तो ये मुख्तलिफ ममालिक की जो कैपेसिटी है डिफेंस में इक्विपमेंट बनाने की, तो ये उसके मुताबिक होता है। तो ये इन्होंने इजरायली ड्रोन जो हैं, बड़ी इनकी टेक्नोलॉजी थी जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान ने वो भी 25 से ज़्यादा जायद मार गिराए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और पाकिस्तान ने ये स्टेल्थ ड्रोन्स थे, ये ड्रोन का राफेल है बेसिकली जो उन्होंने भेजा है। तो हमने तो ड्रोन का भी राफेल इनके गिरा दिए। तो अब भारत को समझ नहीं आ रही, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि हम आगे क्या करें, क्योंकि पायलट्स का मोराल भी लो है, उनके एयरफोर्स का भी लो है, और अब उन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजे थे वो भी सारे गिर गए हैं। तो अब भारत ने जो करना था कर लिया। तो वो कहते हैं अंग्रेजी में कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो बदला तो लिया जाएगा और भरपूर लिया जाएगा, उसके लिए इंतजार करें। तारिक साहब, ये एक तो यही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहा है, अपनी खिफत मिटा रहा है, हजीमत जो है उसको उठानी पड़ी है, लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है कि वो हमें प्रोवोक कर रहा है किसी बड़ी जंग के लिए, किसी बड़े हमले के लिए। तो आपके पास इत्तलात क्या हैं? ये प्रोवोकेशन है या ये सिर्फ हजीमत मिटाने की, शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है? देखिए, ये तो फिलहाल वो जो हजीमत उठानी पड़ी उसको मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, और उनको पता है कि अब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से आएगा। तो वो ड्रोन के जरिए ये भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो इस तरह तो पता नहीं लगेगा, और हमने जो गैर यकीनी सूरत इनके लिए पैदा कर दी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कब कैसे आएगा और क्या उसका रद्द-ए-अमल होगा। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है ये भी वॉर में स्ट्रैटेजी का कई दफा हिस्सा होती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको खातिर जमा रखें, इनको इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएंगे और अच्छी तरह छोड़ के आएंगे। और इस दफा जो जहाज थे, हमारा ख्याल था चाहे हम यहाँ पे लाएं फैंटास्टिक टी, मगर इस दफा ये भागे हैं तो हमने होम डिलीवरी की है जाके चाय की। अच्छा, ये बताएं तारिक साहब, अभी जो रिसेंटली जो अटेम्प्ट की जा रही हैं, पिंडी स्टेडियम के करीब जाके एक ड्रोन गिरता है, लाहौर में वाल्टन रोड की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, सिविलियंस को, सिविलियन टारगेट्स को, खेल को निशाना बनाना अभी, और इससे पहले जिन पॉइंट्स को वो कह रहा था ये दहशतगर्द कैंप हैं, आप गए वहाँ पे, आलमी मीडिया भी गया, पूरी दुनिया को दिखाया गया। बाकी जो पंजाब में हिट किए, नेक्स्ट रात जब उसने हमला किया तो उससे नेक्स्ट डे आपने वहाँ भी जाना था। ये सिविलियंस को टारगेट करना, पाकिस्तान भारत का ये मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या कर रहा है? देखिए, तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए दुनिया को यह बात बताई गई है कि सिविलियंस को टारगेट किया गया, औरतों बच्चों को टारगेट किया गया। हम तो ये काम नहीं करते ना, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक हमारी लड़ाई इनसे जारी है, हम तकरीबन 40 से 50 इनके फौजी मार चुके हैं। और सुना था कि यूनिट उड़ती है, यूनिट्स बहुत सारी फौज की होती है ना, उनको उड़ाया जाता है। ये बहुत कम होता है कि पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाए। तो हमने तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ाया और उन्हें सफेद झंडा लहराया उसके ऊपर कि हमारी जान छोड़ दो, मैं माफ कर दो। तो जो फौजी टारगेट्स हैं, और हमने जब रिस्पॉन्ड किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, फौजी तो उनके आगे आगे भाग रहे हैं और रो रहे हैं, इन्होंने टारगेट किया सिविलियंस को। तो ये भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया को बता भी रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। और देखिए, जिस रात ये हुआ, मैं 1 घंटे बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर था और पूरी दुनिया को ये मैं बता रहा था, पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहा था बतौर पाकिस्तानी के, छोड़ दे के वज़ीर इत्तलात हूं, मगर बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके पूरी दुनिया को बताया कि सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं थी, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन भी ऑफर की, और अब अनप्रोवोक्ड इन्होंने अटैक किया है जिसमें सिविलियंस टारगेट हुए हैं। तो हम तो देखिए, जंग में भी कोई आदाब होते हैं, कोई आला ज़र्फी की मिसालें होती हैं। हम तो अभी भी जो कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो इनकी फौजियों को टारगेट कर रहे हैं, इनकी तरह शहरियों की तरफ नहीं जा रहे। और एक और मैं चीज क्लियर करूं, जो सिखों को इन्होंने मारा है, हम तो सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं कर रहे, और हम तो करतारपुर, पंजा साहब, ननकाना साहब, इनके सिखों की भरपूर हिफाजत भी करते हैं, इनकी जो मुकद्दस मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। तो हमें क्या लगे कि हम अमृतसर में जाके जो है वो इनकी गुरुद्वारों को अटैक करें। ये भी इन्होंने पाकिस्तान के दरमियान और सिखों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया है। अता साहब, जिस वक्त हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हदफ का, वक्त का, तरीक़ाकार का तयन करते हुए ख़ुद हम जवाब देंगे, हर सूरत जवाब देंगे, ज़ाहिर बात है अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान और कई ममालिक जो हैं एक्टिव हैं। क्या हम पर कोई दबाव है किसी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से या किसी और दोस्त मुल्क की तरफ से, कि जी अब हम जवाबी कार्रवाई ना करें, या हमने ये वाज़े कर दिया है कि जवाबी कार्रवाई के बगैर कोई चाराकार नहीं है?
देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब कल जवाबी कार्रवाई का बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पे इख्तियार दे दिया आर्म्ड फोर्सेस को, तो वो इख्तियार मिल चुका है और दुनिया देख रही है कि भारत ने पहल की, भारत ने जो है वो अग्रेशन किया, अनप्रोवोक्ड अटैक किया। तो अब अगली ऑप्शन पाकिस्तान के पास है और वो ठीक कहा था DGISPR ने कि शुरुआत आप करेंगे, आगे ये मामला कहां जाता है वो हमारी चॉइस है कि हम किस जगह पे कब और कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा तारड़ साहब, आपने सिखों का जिक्र किया है। आज की डेवलपमेंट ये कि उधमपुर से श्रीनगर तक मिसाइल फायर करके इंडिया की तरफ से सिखों की आबादी को नुकसान पहुंचाया गया और नैरेटिव अगेन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वहाँ का जो मीडिया है और बिलखुसूस सोशल मीडिया, इस वक्त उसका जो जवाब पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं, उसके लिए क्या हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या चैनल्स आप लोग एक्टिव कर रहे हैं? क्योंकि फ़ेक न्यूज़ की बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट है एक तरह से फ़ेक न्यूज़ की भी, तो उस फ्रंट पे हुकूमत क्या कर रही है? मिनट टू मिनट हम रोज़ फॉरेन मीडिया से इंगेज कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम्स रोज़ क्लिप्स लगा रही हैं, जो फेक इंफॉर्मेशन है उसको हम फेक डिक्लेयर करके डिफरेंट फोरम्स पे डिसेमिनेट कर रहे हैं। हमने तो इस दफ़ा इंफॉर्मेशन डोमेन में इंडिया में अपने पाक फौज का मिली नगमा चला दिया है, उनके ऐड चला दिए हैं, उनके इमेजेस चला दिए हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉर में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बहुत आगे हैं। तो मिनट टू मिनट हमारी ये वॉर चल रही है। मैं अब भी वॉर रूम में बैठा हूँ। जो उस रात आपने देखा था कैमरों के तवसत से कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा सेटअप है, जो हमारी मुकम्मल तैयारी थी, तो मैं तो अभी भी वहां बैठा हूं और हम बिल्कुल इस सिचुएशन रूम से हर सिचुएशन को डील कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको अच्छे तरीके से दुनिया को बताया जा रहा है और जो फेक इंफॉर्मेशन उसको टैकल कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या असेसमेंट है आपकी और हमारे जो फौजी क़यादत की, ISI की, दूसरे इदारों की, कि भारत क्या सिर्फ खिफत मिटाने के लिए आज जो कुछ कर रहा है या वो किसी बड़ी जंग की तरफ जाना चाह रहा है? हमारी असेसमेंट क्या है? देखिए, भारत पे एक जंगी जुनून सवार है, वो वॉर हिस्टीरिया का शिकार हैं। तो ये तो उनकी एक जो जंगी अज़ाइम हैं, शुरुआत और पहल तो उन्होंने कर दी है। अब इसका जब जवाब आएगा तो इनको मजीद शर्मिंदगी होगी और ये दुम दबा के भागे, इनके तैयारे भी, ड्रोन भी हमने गिरा दिए। तो मेरा ख्याल है इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। इनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा है। अब इस जवाब के मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान कब, कैसे और कहाँ रिस्पॉन्ड करता है इनको। अच्छा, आज जो मीटिंग हुई स्पेशल प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। 3 बार के वज़ीर आज़म, एक तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर। एक तो उनकी तरफ से क्या मशवरा आया और दूसरा आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मियाँ साहब इतने अरसे में बिल्कुल खामोश क्यों हैं, मोदी के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात क्यों नहीं की? देखिए, मियाँ साहब मुकम्मल तौर पे मुतहरक हैं सारी सिचुएशन में, वो अप टू डेट हैं, वो आज भी इधर मौजूद थे। और मैं ये समझता हूँ कि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, तो उनकी पार्टी की हुकूमत है फेडरेशन में भी, पंजाब में भी। तो जो भी मामलात होते हैं उसमें उनकी बिल्कुल एक मशावरत और उनका एक हमें अप्रूवल शामिल होती है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है और ऐसे मौक़ों पे इस पे कान नहीं धरने चाहिए, ऐसे रूमर चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बर इत्तलात और इरशाद अता तारड़ साहब, आपके वक्त शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।